हाय स्टूडेंट्स, मैं निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम सभी आज एक नए विषय को लेकर चल रहे हैं। सीटेट में पेपर सेकेंड में एसएसटी का पेडागोजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं एसएसटी की पेडागोजी का, ठीक है। और ये दूसरा वीडियो है और इसको देखने का प्रयास करेंगे। पेडागोजी आपको एसएसटी में जो पेडागोजी है वो 20 नंबर आता है। 20 नंबर 40 नंबर बुक्स आते हैं, यानी टोटल क्वेश्चन 60 नंबर का होते हैं। 40 बुक्स से आते हैं। 40 नंबर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से आते हैं। वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। 6, 7, 8 इसके भी मैंने वीडियो बना दिए, आप देख सकते हैं साइट पर जाकर, ठीक है। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आ चुका है और आपको एग्ज़ाम का डेट भी निकल गया है। एडमिट कार्ड आने वाला है जल्द ही। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वरदान होगा और ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आपके लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपको अगर सीटेट पास करना है तो आपको पेडागोजी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि सेकेंड पेपर में 80 नंबर का पेडागोजी है, जिसमें एसएसटी का पेडागोजी 20 नंबर का आता है। अगर आपने 80 नंबर के पेडागोजी में 60 नंबर कम से कम ला दिया तो समझिए कि सिलेक्शन हो गया। और यही बच्चे पिछड़ते हैं पेडागोजी में। और पेडागोजी का सवाल उनका बहुत ओपन चैलेंज रहता है सीटेट वालों का, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए। और ये ओपन चैलेंज है, मतलब आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाइए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूँ ये। और आज के कड़ी में जो एसएसटी का पेडागोजी है बहुत ही महत्वपूर्ण पेडागोजी है। और इससे जो आज का जो सेशन है इसको आंसर क्वेश्चन की तरह मत लीजिएगा कि कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा ये आंसर सही हो गया, ये आंसर सही हो गया। नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं। आप इस रूप में इसको नहीं लीजिएगा। आप ये लीजिएगा कि अपनी अवधारणा को क्लियर करने के लिए पेडागोजी बनाते समय हमें कौन सी अवधारणा को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए और कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है जी। मैं ये सवाल दे रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मेरा पहला सही हो गया, मेरा इतना सही हो गया, नहीं, ये सही करने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं ये दे रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सोचेंगे, किस तरह सोचेंगे, आलोचनात्मक चिंतन का विकास कैसे होगा आपका। यही सीटेट चाहता है कि आपकी सोच को डेवलप किया जाए। तो मैं आपकी सोच को डेवलप करने के लिए पेडागोजी बना रहा हूँ। और ये जो केवीएस में भी बहुत काम आएगा, आपको केंद्रीय विद्यालय में भी काम आएगा। जो पेडागोजी आता है यही सब पेडागोजी होता है, कोई अलग से पेडागोजी नहीं आता है। बस चिंतन करना है, समझ विकसित करना, अंडरस्टैंडिंग विकसित करना है, तो ये अंडरस्टैंडिंग विकसित करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए उपयोगी विधि। कारखाना, फैक्ट्री विधि को पढ़ाना है, विषय है उसको पढ़ाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। करें, किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करेंगे जो कारखाना के बारे में जानता है। एक कहानी सुनाना है, दूसरा है। तीसरा है कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना है। और एक चौथा है डॉक्यूमेंट्री। इसका आंसर होगा तीसरा। क्यों? देखिए, चारों ऑप्शन सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। और एसएसटी में क्या होता है कि चारों ऑप्शन सही होते, गलत नहीं होते कोई भी। लेकिन ये देखना है कि कौन से एक्टिविटी से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, बच्चे ज़्यादा समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ के। एक रियल लाइफ वर्ड है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारखाना के बारे में पढ़ाना है बच्चों को। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ से जोड़ दे रहे हैं। हम बच्चों को किसी औद्योगिक कारखाना है वहीं पर ले चलते हैं और बच्चों को दिखाएंगे कि इसी को कारखाना कहा जाता है और कारखाने में क्या क्या होता है आप इसे देख सकते हैं, ठीक है जी। कारखाने में क्या होता है आप इसे देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप बच्चे देखेंगे, बच्चे प्रश्न पूछेंगे, चिंतन करेंगे और अदर एक्टिविटी के बारे में बातें करेंगे और उनको कारखाने के बारे में बिना पढ़ाए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। इसे कहते हैं रियल लाइफ से जोड़कर। मतलब
क्लास की पढ़ाई को बाहर की दुनिया से जोड़कर। एनसीएफ यही कहता है, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सब एनसीएफ बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो तीसरा सही है आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा चीज को, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, समझिएगा कि क्वेश्चन क्यों सही हो रहा, क्यों गलत हो रहा है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कलम बढ़ते हम लोग। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसमें से कौन सी विधि उपयुक्त है। ये हिस्ट्री का पेडागोजी है, पूछा गया है, ठीक है। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम इतिहास को जानने के लिए क्या करते हैं, स्रोत की बात करते हैं। क्या करते हैं, स्रोत की बात करते हैं, स्रोत, सोर्सेस। हम सोर्सेस के माध्यम से हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। और सोर्सेस क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है साहित्यिक सोर्सेस, स्रोत, और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो अब कह रहा है कि आप कैसे पढ़ाओगे, तो परियोजना विधि होता है सोशल वर्क के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए, कोई एक्टिविटी के लिए उसमें होता है। कहानी सुनाने वाली विधि पूछताछ विधि, ये हो जाएगा स्रोत विधि। देखिए आंसर आ गया आपका, सही है आपका, ठीक है जी। मतलब जो है सोर्सेस मेथड, सोर्स मेथड, ये ध्यान रखिएगा। जब भी बच्चों को पढ़ाने, इतिहास पढ़ाने की बात है तो उसमें सोर्स मेथड एक महत्वपूर्ण मेथड होता है, ठीक है जी। ओके, ये और क्यों हुआ मैंने बता दिया, क्योंकि हम इतिहास को समझाना है तो हमें स्रोत को जानना पड़ेगा। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएं पहले हमें स्रोत की चर्चा करनी चाहिए कि उस चीज़ को हम जानते कैसे हैं, और जब जानने का स्रोत जान जाएंगे तब उसके बारे में विश्लेषण करेंगे कि वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था, ये तमाम चीज़ें जानेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दो विषयों ए और बी दिया हुआ है, लिंग समानता के बारे में चर्चा करना। लिंग समानता, ये लिंग समानता मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ये। लेकिन हमारे समाज में क्या है, ये फीमेल के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उसी पर टॉपिक पर सवाल है। पहला है कि श्रम की महत्ता, ये लिंग समानता के लिए श्रम की महत्ता पर तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि घर के काम को हम लोग, महिलाओं के घर के काम को हम लोग महत्व नहीं देते हैं और बाहर के काम को हम लोग महत्व देते हैं। ये क्या है, इससे क्या होता है, लिंग भेदभाव को बढ़ावा देता है। इसीलिए पहला वाला सही है, ध्यान रखना चीज़ को, क्योंकि हमें जो घर के काम में जो महिलाएं काम करती है उसको महत्व देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है जी। गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, घर की जिम्मेवारी दोनों को लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग पुरुष लोग कहते नहीं ये हमारा घर का काम, मेरा काम नहीं है। पुरुषों का कहना है कि जो घर का काम है मेरा काम नहीं, महिलाओं का काम है। ए और बी दोनों सही है, ध्यान रखिएगा चीज को, ये दोनों पर ध्यान देना पड़े, ए और बी दोनों प्रश्न। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमा चैप्टर पढ़ाना है, तो कौन सा सहायक सामग्री सही होगा, इसका आंसर होगा ग्लोब। ग्लोब पढ़ाएंगे बच्चों को ऐसे करके, ठीक है। और ग्लोब से बच्चे समझ जाएंगे कि पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, कैसे परिक्रमण करती है। एटलस में क्या होता है, बहुत सारे मानचित्र होते हैं, उनका संग्रह होता है। एटलस में क्या होते हैं, बहुत सारे, भारत का बहुत सारा मैप होगा उसमें, विश्व का बहुत सारा मैप होगा, मानचित्र होगा, सिंगल होगा, चार्ट से। सबसे अच्छा है ग्लोब, ग्लोब से पढ़ाएंगे। ये पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है तो ग्लोब ही बताएगा, ग्लोब ही आपको बच्चों को समझ में आया। ग्लोब रख देंगे तो हम बता सकते हैं कि ये बच्चों का क्या हुआ, घूर्णन गति हुआ, और ये चारों तरफ घूमेगा तो वो परिक्रमण हो जाएगा, ठीक है जी। तो ग्लोब से पढ़ाया जा सकता अच्छे से। एटलस में बहुत सारे चित्र होते हैं, बहुत सारे मैप होते हैं, देयर आर मेनी मैप्स इन बुक्स टाइप का होता है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं, जिसे हम एटलस कहते हैं। एटलस आपके पास होगा, ऑक्सफोर्ड का एटलस भी आता है, बहुत अच्छा एटलस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विषय को पाई आरेख के माध्यम, पाई आरेख क्या होता है, देखिए पाई आरेख यही होता है, ठीक है जी, पाई आरेख यही होता है। अब पाई आरेख में क्या है कि कोई विषय रख दिया, समझे, कोई विषय रख दिया। जैसे मान लीजिए कि पारिवारिक खर्च, देखिए परिवार का कोई खर्च है उसको अलग बांट दिया, उसको भोजन में बांट दिया, शिक्षा में बांट दिया, ये रोजगार में बांट दिया, शॉपिंग में बांट दिया, ये अलग अलग बांट दिया। यानी एक ही विषय को कई मद में, कई पॉइंट्स में दिखाकर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, इसको कहते हैं पाई आरेख, ठीक है। जहाँ भी हमें ऐसा काम करना होगा तो दिखा सकते हैं। तो
इसमें दिया है क्या दो बताइए, ठीक है। इसमें हो जाएगा जलाशय। जलाशय का मतलब क्या है, जैसे हम जल का है तो जल में बता सकते हैं कि 2/3 भाग क्या है महासागर में है। ये पीने का पानी बता सकते हैं कि बर्फ में कितना है, भूमिगत पानी कितना है, नदी नाला में कितना है। ये हम एक पाई चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। ऊपर एक जल टॉपिक लिख देंगे ऐसे जल, और उसको कई भागों में बांट सकते हैं। और आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, 7वीं क्लास में दिया हुआ है, पाई चार्ट बनाकर ही दिया, वहीं से सवाल पूछ दिया इसे परीक्षा में, ठीक है जी। इस तरह से इसको पाई चार्ट, जलाशय का वितरण यानी पानी का वितरण करेंगे ऐसे इस तरह से, ठीक है, समझे। वायु दाब नहीं होगा, वायु दाब को हम लोग इस तरह से नहीं, समुद्री लहर का तापमान को हम दंड आरेख से दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, क्वेश्चन में। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए, नगर निगम के दे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए ऐसे सवाल जो पूछते हैं ना, सिचुएशन बेस्ड पूछते हैं, और इससे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। सवाल को चारों ऑप्शन को पढ़िए और देखिए कि सबसे व्यवहारिक जो ऑप्शन कौन सा, व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है। तो पहला दिया है कि काउंसलर के साथ भेंट करता है, जो पार्षद होते हैं उनके साथ भेंट करता है। सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना, यानी कि वही आपको जो है वेबसाइट को ढूंढना, ये ऑनलाइन ढूंढना, आप आपस में विचार विमर्श करना, ठीक है जी। किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना। आप खुद सोचिए कि कौन सा चीज़ आपके लिए नगर निगम के कार्यों को समझने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो जो नगर निगम में काम कर रहा है, जो नगर निगम का अधिकारी है, उससे अगर बात करेंगे तो वो ज़्यादा समझाएगा अच्छे से। इसलिए पहला वाला ऑप्शन है। काउंसिलर मतलब पार्षद होता है, जो नगर निगम के जो चुने जाते हैं, जो पार्षद होते हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे कि नगर निगम कैसे काम करता है और कैसे जो है क्रिया अपने एक्टिविटी को संचालित करता है और कैसे आगे बढ़ाता है, ये आपको बता सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। आप ऑनलाइन ढूंढेंगे, मतलब नेट पर ढूंढेंगे तो उससे ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा उससे, ठीक है। सामाजिक समानता के सिद्धांत, सामाजिक समानता विषय पढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, कौन सा मानवीय मूल्य का, उपभोक्तावाद, दक्षता, प्रतिबद्धता, परस्पर आदर, यही होगा परस्पर आदर। सामाजिक समानता स्थापित करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को आदर करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्पर्धा गलत हो जाएगा, उपभोक्तावाद गलत हो जाएगा, दक्षता गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करते हैं। एक सवाल हमेशा रहता है, एक या दो सवाल। सोशल साइंस क्या है, कह रहा है ये कम वैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित है। ये देखिए ये गलत है। देखिए ऑल सब्जेक्ट आर साइंस, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब साइंस होते हैं, जितने भी हैं। साइंस की परिभाषा क्या है, साइंस उसे कहा जाता है जो किसी विषय का सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। क्या करता है, सुव्यवस्थित अध्ययन करता है, तार्किक अध्ययन करता है, क्रमिक अध्ययन करता है। और इस डिस्टेंस पर देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट साइंस हैं, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे नेचुरल साइंस हो, चाहे पर्यावरण विज्ञान हो, कोई भी हो, सब साइंस है। तो ये तो भ्रम उतार दीजिए आप कि साइंस कहीं नहीं है, साइंस सब है। अब आपसे पूछेगा कि सामाजिक विज्ञान एक वैज्ञानिक क्यों है, तो उसमें लिखा रहेगा सुव्यवस्थित अध्ययन करता है, तार्किक अध्ययन करता है, ठीक है जी। ये विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, यही सही है। कि सामाजिक विज्ञान का विवेचनात्मक सोच वही होता है, आलोचनात्मक चिंतन, ये कल्पनाशीलता, चिंतन, मनन, विश्लेषण, कल्पना, ये सही है। वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, गलत है। ये वास्तविक जीवन से भी जुड़ा हुआ है और रोजगार भी दिलाता है, ऐसे भरपूर तत्वों से, ठीक है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। देखिए ध्यान रखिए, कल्पनाशीलता और सोच, ये है, ठीक है जी। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए दो संदर्भ दिया जा रहा है और दो व्यक्तियों की स्थिति ए और बी, कह रहा है क्या, तो बताइए उसमें क्या करना चाहिए। तो इसका पहला सही हो जाएगा उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्य परक निर्णय लेना चाहिए। मूल्य परक माने ये उसके नैतिक मूल्यों पर ध्यान देने, कौन नैतिक रूप से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा अच्छा है, उस पर ध्यान देते, मूल्य परक निर्णय लेना चाहिए, ठीक है जी। जैसे कोई ए और बी दो व्यक्ति है मानते हैं, तो कौन व्यक्ति समाज के लिए अच्छा है, मानव के लिए अच्छा है, ये नैतिक है, मानवीय है, उस पर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी।
उच्च प्राथमिक स्तर पर किस विषय के सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया? कई बार सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। राजनीति विज्ञान सही है, भूगोल सही है, इतिहास सही है, मनोविज्ञान गलत है, इसके स्थान पर अर्थशास्त्र आना चाहिए। सब लोग याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान अगर पढ़ना है, ठीक है, तो 4 विषयों का अध्ययन करते हैं। एक राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र। ये बहुत वीवीआई सवाल है, आपको इस बार परीक्षा में आने के 200% चांस है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे, एक शिक्षक भारत का विभाजन पढ़ाना चाह रहा है, भारत का भी। उसको प्राथमिक स्रोत का मतलब होता है, स्रोत 2 तरह का होता है, एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत होता है जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। और द्वितीयक होता है जिससे हम डायरेक्ट जानकारी नहीं प्राप्त करते, हम थर्ड पर्सन से जानकारी पाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्राथमिक स्रोत है, आमने सामने हो रहा है। और द्वितीयक क्या है कि मेरे बारे में डायरेक्ट जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे, आप तीसरे व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति बता रहा है कि मैं कौन हूं, ये द्वितीयक स्रोत हो, इनडायरेक्ट होता है। तो कह रहे कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? मौखिक इतिहास सही है। मौखिक इतिहास हुआ है कि भारत विभाजन के समय कोई व्यक्ति जिंदा है, उससे हम बात करके क्या कर सकते हैं, ओरल हिस्ट्री पता लगा सकते हैं कि विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था। तो चलिए, ये तो सही है। समाचार पत्र, उस समय का समाचार पत्र ले सकते हैं, पूरा लेखागार, आर्काइव बोलते हैं इसको। उस समय का जो समाचार पत्र है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी, ये भी सही है। आत्मकथा, उस समय का जो कोई आत्मकथा लिखा होगा भारत के विभाजन पर, उस समय का व्यक्ति होगा, वो भी सही डायरेक्ट। लेकिन उपन्यास नहीं होगा, प्राथमिक स्रोत नहीं होगा। उपन्यास क्या है? किसी व्यक्ति ने लिखा होगा इसको, ठीक है जी, मतलब जो है उस समय कहानी को पढ़कर, ठीक है, और उस व्यक्ति ने लिखा है तब आप पढ़ रहे हैं। उपन्यास प्राथमिक स्रोत नहीं है, द्वितीयक स्रोत है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। उपन्यास, ये उपन्यास कोई आंखों देखा हाल थोड़ा लिखा जाता है, वो तो किसी ने उस समय कोई डॉक्यूमेंट, जो उस समय का डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर उसने कहानी लिखा होगा, ठीक है जी। ओके, इतिहास आपके लिए सहायक होगा, क्या सहायक होगा? वर्तमान को कैसे विकास किया जाए समझने में, ये सही लग रहा है। ये भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना, ये तो सही है। ये जो है आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, भौतिक और सामाजिक विश्व का अध्ययन करते हैं। और ये इतिहास है, ए और सी आंसर हो जाएगा चौथा। इतिहास क्या करता है? अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करता है। इतिहास क्या करता है? ये अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करता है, वर्तमान से तुलना करता है और भविष्य के लिए संकेत देता है। याद रखना है, इतिहास क्या करता है? अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करता है, वर्तमान से तुलना करता है और भविष्य के लिए संदेश देता है। दूसरा परिभाषा, अतीत क्या करता है? निरंतरता और परिवर्तन का विश्लेषण करता है। निरंतरता और परिवर्तन का विश्लेषण करता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन हो गया ए और सी, ठीक है जी। सतत और समग्र मूल्यांकन, ये पूछ रहा है, कौन सा उद्देश्य उपयुक्त है? ये प्रत्यय संबंध जहां भी आएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। रैंक जहां भी आएगा गलत हो जाएगा, अंक जहां भी आएगा गलत हो जाएगा, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। मूल्यांकन वाला टॉपिक में ध्यान रखना है कि मूल्यांकन ये हम अंक दे के नहीं करते, ध्यान रखिए। अंक से क्या होता है? हीन भावना का ये तुलना जहां भी आएगा गलत हो जाएगा, तुलना और रैंक जहां भी आएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तुलना करके नहीं, तुलना करेंगे तो फिर हीन भावना का विकास होगा। रैंक देंगे, एक को रैंक देंगे, एक को बिना रैंक वाले, इसका दूसरा सही है। बच्चा के ही विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, ये सही। अगला, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या? पाठांत माने पाठ के अंत में, पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए थे उसका क्या उद्देश्य है? सीखे हुए को समझने में और अपने शब्दों को व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, यही है। तो बच्चे अपना एक्सप्रेशन करेंगे, अपना विचार देंगे, अपने अपने विचारों को प्रकट करेंगे, तो ये ज़्यादा ना सीखेंगे, इसलिए दिया जाता है। बाकी सब गलत है, ध्यान रखना। सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने के लिए देखें, ए और बी में से कोई उपयुक्त को चुनिए। सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन पढ़ाना है, ठीक है।
तो व्यक्ति अध्ययन का मतलब होता है केस स्टडी। सामाजिक और राजनीति पढ़ने के लिए केस स्टडी, जैसे रोजा पार्क्स का केस स्टडी है। रोजा पार्क्स का 6ठी क्लास में दिया, रोजा पार्क्स, ये उत्तरी अमेरिका की कहानी है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कहानी है रोजा पार्क्स की कहानी। उसी तरह है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी है, जो जूठन में उनकी किताब लिखा है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, उसकी कहानी, ये केस स्टडी है। परिभाषा जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, परिभाषा जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा। परिभाषा के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। परिभाषा क्या करते हैं, परिभाषा को रटना पड़ता है, समझना नहीं पड़ता है। दृश्य सामग्री मतलब आसपास की दुनिया से जुड़कर, मतलब जो है वीडियो, कोई वीडियो दिखाना। तो ए और सी सही है भाई, तो तीसरा सही हो गया आपका, ठीक है। परिभाषा जहां भी होगा गलत होगा, ध्यान रखिएगा, परिभाषा जहां भी होगा गलत हो जाएगा। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, पहले से ही प्रिजम्पशन बना लेते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं। क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। जहां भी चर्चा आ जाए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि महिलाओं के बारे में पूर्वाग्रह बना हुआ है, दलितों के बारे में पूर्वाग्रह बना हुआ है, तो उस पर क्या करेंगे, हम क्लास में चर्चा करवाएंगे, और चर्चा कराने से क्या होगा, ये पूर्वाग्रह खत्म होगा इससे, ठीक है जी। तो आप नए पाठ, आप नए राज्य पाठ में चोलों के बारे में पढ़ने जा रहे थे, चोल के बारे में, क्या है, चोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहे कि अन्यत्र दिया होता, अन्यत्र, अन्यत्र में हम चीन के तांग वंश के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब अन्यत्र क्या होता है, जैसे पाठ दे दिया, पाठ के अंत में हम लोग क्या करते हैं, अन्यत्र देते। अन्यत्र का मतलब होता है कि भारत में, भारत का जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका किसी अन्य देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना। भारत का अन्य देश के इतिहास के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना, अन्यत्र का उद्देश्य यही होता है। भारत का अन्य देशों में जो घटनाएं घटी है उस समय, उस काल परिवेश में, जैसे कि चोल के बारे में पढ़ रहे थे, चोल का शासन चल रहा था उस समय, चीन में तांग वंश था, भारत में चोल वंश था तो चीन में तांग वंश था। अब तांग वंश के बारे में बता रहे कि तांग वंश को लोग कैसे शासन किया, कैसे साम्राज्य का विस्तार किया। तो अब दोनों का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अन्यत्र में आ जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, ये हुआ तुलना, तुलना करना, एक घटना दूसरे घटना के साथ तुलना करना, ये हुआ, ठीक है जी। ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्न में से किस उद्देश्य पर विचार करना चाहिए, कौन से विचार करना चाहिए, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, मूल्यपरक निर्णय देना, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, करात्मक। इतिहास में क्या होता है, कारण और प्रभाव होता है, ध्यान रखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो किस कारण हुआ, यानी कारण और प्रभाव, ये हो जाएगा चौथा आंसर। इतिहास में देखिए कॉजल रिलेशन होता है हमेशा वहां पर। रंजन के प्रति समानुभूति का विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निश्चित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त है, रंजन। रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थी को कहना। व्हील चेयर कैसे उपाय है, इस विचार में से भूमिका निर्वाह करना चाहिए, रोल प्लेइंग जहां भी होगा सही हो जाएगा, जिसमें विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए और जाने का अनुभव कर सके, ये यही सही है। भूमिका निर्वाह करना, रोल प्लेइंग, रोल प्ले से क्या होगा, बच्चे रियल घटना, रियल में जो घटना, रियल में जो रियल एक्टिविटी रियल लाइफ से जोड़ पाएंगे, भूमिका निर्वाह, ठीक है जी। विकलांगता अधिनियम 1955 में आया था, पूछेगा परीक्षा में कि विकलांगता अधिनियम कब आया था, तो 1955 से क्या का विद्यालय का कौन सा चीज नहीं पालन कर रहा है, ये सवाल पूछ रहा है, नहीं पालन कर रहा है। विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा का अधिकार, ये तो दिए जा रहा है, और औपचारिक शिक्षा के लिए योजना कार्यक्रम में भी दिया जा रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच, जो विकलांग बच्चे होते हैं ना, उनके लिए सीढ़ियाँ नहीं बनाई जाती है, उनके लिए रैंप नहीं बनाया जाता है, उनके लिए विद्यालय नहीं बनाया जाता है, उनको ध्यान में रखकर विद्यालय नहीं बनाया जाता है, मेट्रो नहीं बनाया जाता है, परिवहन नहीं बनाया जाता है। लेकिन आजकल सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ये तो कह रहे विद्यालय कौन सा चीज़ का पालन नहीं कर रही, यही नहीं पालन कर रही थी, लेकिन अब विद्यालयों में ऐसा बनना शुरू हो गया। रैंप वाले वही
मतलब जो है स्लोपिंग वाले, स्लोप वाले करके ऐसे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको सोशल साइंस की पेडागोजी बहुत इजी होती है और मैंने आपको अच्छे से ढंग से समझाया आपको, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको 20 में 20 नंबर आ जाएगा। जिनको बुक्स पढ़ने में समस्या होती है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। और भी अगर बुक्स में अगर याद नहीं होता लेकिन आप पैडागोजी पर थोड़ा काम कर लेंगे तो 20 में 20 आ जाएगा, और उधर 20 नंबर भी उठा लेते हैं 40 में तो 40 नंबर आ जाएगा, तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है जी, थैंक यू।